वेलकम टू माय चैनल डीके इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस। देखिए आज के वीडियो में आपको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बताने जा रहा हूं और उस चैप्टर का नाम है करेक्ट एंड इनकरेक्ट। वाक्य गलत होता है और उसमें पहचानना होता है कि वाक्य गलत है तो आखिर है कहां, उस पर सही करके हमको आंसर लिखना होता है। तो देखिए ये चाहे हाई स्कूल लेवल हो चाहे इंटरमीडिएट लेवल हो, ये दोनों लेवल के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाई स्कूल लेवल में भी इसका चैप्टर के बारे में बहुत अच्छे से अध्ययन दिया गया है और इंटर में तो बहुत ही अच्छे से दिया गया है। इंटरमीडिएट में तो बहुत अनिवार्य भी है क्योंकि इंटरमीडिएट में शायद देखिए 4 नंबर का पूछा भी जाता है। तो चलिए आज की वीडियो में आपको सिखाता हूं कि गलत वाक्य को कैसे पकड़ा जाता है और गलती जो होती है वाक्य में उसको सही कैसे किया जाता है, सही करके उसका आंसर कैसे दिया जाता है, ये मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समझाऊंगा, बस वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। देखिए पहला एग्जांपल आपके सामने है, इसमें लिखा है वन शुड डू हिज ड्यूटी। तो देखिएगा इसमें इरर क्या है, यहाँ पर इरर है हमारा हिज। तो देखिए इरर कैसे है यहाँ पे हिज, ये देख लीजिए क्या नियम इसमें फॉलो किया जाएगा। देखिए अगर वाक्य में वन कर्ता के रूप में आए, यहाँ पर वन, ये देखिए वन लिखा हुआ है, अगर कर्ता के रूप में ये वन का प्रयोग हुआ हो तो कहीं पर भी पजेसिव केस लिखा हो, कोई भी पजेसिव केस कहीं भी लिखा हो तो उसके स्थान पर दोस्तों हमेशा वंश का, इस वंश का प्रयोग होता है, इस चीज़ का प्रयोग होता है। अगर वाक्य में मान लो कहीं पर, इस वाक्य में कहीं पर भी माई लिखा होता या फिर योर लिखा होता या फिर जैसे हिज लिखा हुआ है या अवर, अगर कोई वाक्य वन से स्टार्ट हो, वन कर्ता वन है, और अगर ये पजेसिव केस वाक्य में कहीं भी आए हैं तो इनको हटा के हमेशा वंश का प्रयोग किया जाता है। यही इस वाक्य के इरर होते हैं। ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा वन शुड डू वंस ड्यूटी, ये हमारा राइट आंसर है। तो बहुत अच्छे से नोटिस कीजिएगा, इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अगला दूसरा एग्जांपल हाजिर है आपके सामने। तो देखिएगा हिज सीनियर देन मी। तो देखिए वाक्य में कभी भी सीनियर, इसके बाद और मैं लिख दे रहा हूँ जूनियर, इसके बाद एक होता है सुपीरियर, IOR लास्ट में होता है सुपीरियर, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, और एक होता है दोस्तों इन्फीरियर। अगर इन 4 शब्दों में से कोई भी शब्द अगर वाक्य में हो तो दोस्तों वहाँ पे देन गलत होता है, देन नहीं आता है, देन के स्थान पर टू का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, ही इज सीनियर टू मी, ये इसका आंसर होगा। ये गलत है वाक्य। तो वाक्य को गलत कहाँ होता है यही देखना होता है, इसी को करेक्ट इनकरेक्ट कहते हैं। गलत वाक्य को सही करना होता है, तो इसका ये जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा। अगर वाक्य में सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर कहीं भी लिखे हों तो देन के स्थान पर टू का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे एक ये देखिए आपका नीचे एग्जाम्पल लिखा हो, बिल्कुल सेम यही चीज़ इसमें भी करनी है। अगर वाक्य में प्रेफर का प्रयोग कहीं हुआ हो तो प्रेफर के लिए देन नहीं आता, देन के स्थान पर टू का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें भी सेम वही आंसर बनेगा। तो इसका बनेगा आई प्रेफर वॉकिंग, देन नहीं होगा, देन की जगह क्या होगा, टू का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा स्विमिंग। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वाक्य मैंने छांटे हुए हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। तो देखिए वाक्य में कहीं प्रेफर आ जाए या प्रेफर्ड आ जाए या प्रेफर से शुरू होने वाला कोई भी शब्द आ जाए तो वहाँ पर देन इरर होता है, देन के स्थान पर टू का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हाजिर है आपके सामने। देखिए यहाँ पे लिखा है दे वेंट ऑन ए पिकनिक टुमारो। तो देखिएगा यहाँ पर कर्ता के बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म दोस्तों आती है हमेशा पास्ट के भागों में, और जबकि फ्यूचर के भागों में टुमारो आता है। इसका मतलब है ये टुमारो यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। पास्ट का कोई भाग होता है तो यस्टरडे का प्रयोग होता है दोस्तों, टुमारो का नहीं। तो इसका मतलब इसका आंसर जो होगा, इरर यहाँ पे है टुमारो, तो दे वेंट ऑन ए पिकनिक यस्टरडे होना चाहिए। यहाँ पे टुमारो की जगह क्या होगा दोस्तों, यस्टरडे का प्रयोग किया जाएगा। क्यों, क्योंकि पास्ट का भाग होता है तो वहाँ पर यस्टरडे नहीं आता है। यस्टरडे मतलब पास्ट का भाग होता है तो सॉरी टुमारो नहीं आता, ये टुमारो इरर है। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, इसके स्थान पर यस्टरडे का प्रयोग किया जाएगा, यही यहाँ पर गलती है। आगे देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिएगा ये यहाँ पर लिखा है आई डू नॉट नो टू स्विम। तो देखिएगा अगर किसी वाक्य में नो वर्ब आ जाए, ये KNOW, ये नो, देखिएगा इसमें क्या इनकरेक्ट है, ये वाक्य गलत है। अब सही क्या होगा इसमें,
में, अगर वाक्य में नो आ जाए KNOW, तो नो के बाद अगर इन्फिनेटिव वर्ब लिखी हो, ये देखो नो लिखा है, इसके बाद ये इन्फिनेटिव वर्ब है। इन्फिनेटिव वर्ब का मतलब होता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लग जाए तो उसको इन्फिनेटिव वर्ब कहते हैं। तो नो के बाद अगर इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग हुआ हो तो नो और इन्फिनेटिव वर्ब के बीच में दोस्तों हाउ का प्रयोग किया जाता है। वही चीज़ इसमें नहीं लिखी है, वही गलती है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या बनेगा? आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम। क्या होगा? हाउ टू स्विम, ये इसका आंसर होगा, ये करेक्ट है। तो आप लोग वाक्य को बहुत अच्छे से समझिएगा। मैं एक एक एग्जांपल आपको बहुत बेहतरीन तरीके से विद रूल के साथ समझाऊंगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है वो उसी के जस्ट नीचे मैंने लिखा हुआ है, ये देखिए। अगर वाक्य में, बहुत ध्यान से देखिए, अगर वाक्य में कभी भी ऑट का प्रयोग हुआ हो, ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं मॉडल वाली, और अगर यह यूज्ड, इन दोनों में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो उसके तुरंत बाद टू दोस्तों जरूर लिखा जाता है। मतलब इन दोनों के साथ में टू का प्रयोग जरूर होता है। ऑट होगा तो ऑट टू लिखा जाएगा, यूज्ड होगा तो यूज्ड टू लिखा जाएगा। अब देखिए इस पर यही गलती है, यूज्ड के बाद टू नहीं लिखा गया, तो इसका आंसर क्या बनेगा? ही यूज्ड टू गो होना चाहिए, यही इसका राइट आंसर है। तो इसको आप बहुत अच्छे से नोटिस कीजिएगा कि इन दोनों के लिए ये टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, मैंने सिंटैक्स से करेक्ट इनकरेक्ट के कुछ विशेष और एग्जाम्पल छाटे हुए हैं अलग से, तो उनको भी मैं अब बता रहा हूँ आपको, तो गौर से देखिएगा। ये इनकरेक्ट हैं तो इनको करेक्ट करना है, बिल्कुल सेम जो पहले की तरह करना था वही सेम करना है। लेकिन वो जो मैंने अभी करेक्ट इनकरेक्ट बताया वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने इनको थोड़ा अलग से लिखा हुआ है। तो देखिएगा, अब इनमें देखते हैं क्या गलती है। देखिए, सन राइजेज इन ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट। तो देखिए रूल पहले समझिए, इसमें गलती क्या है। देखिए, अगर कोई अद्वितीय चीज़ हो, जैसे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, तारा, ये सब अद्वितीय चीज़ें हैं, तो अद्वितीय चीज़ों के पहले द का प्रयोग जरूर होता है। और क्या होता है, तो इसका मतलब इसमें हो जाएगा द सन होना चाहिए। इसके बाद देखिए, कोई दिशा का नाम हो, ईस्ट, ये देखो दिशा का नाम है, एक ये वेस्ट देखो भी, ये भी दिशा का नाम है। तो अगर दिशाओं में चार दिशाएं होती, चार में कोई भी दिशा कहीं भी आ जाए तो उसके पहले भी द का प्रयोग होता है। तो अद्वितीय चीज़ों के पहले और दिशाओं के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आपको नहीं वो कोई दिक्कत हो रही है तो मैं लिखे दे रहा हूँ। अद्वितीय चीज़ों में आता है आपको जैसे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, तारे, इनमें से कोई भी शब्द आ जाए, मतलब सन, मून, अर्थ, स्काई और स्टार्स, इनमें से देखो सन, मून, अर्थ, स्काई, स्टार्स, इनमें से कोई भी शब्द आ जाए तो उसके पहले द का प्रयोग जरूर होता है। तो देखिए यहाँ पे द नहीं लगा तो द लगेगा। इसके बाद दिशाओं के नाम में आ जाइए। जैसे दिशाओं का कोई भी नाम हो, चार दिशाओं के नाम होते हैं, चार दिशाओं के नाम होते हैं, दिशाओं का कोई भी नाम आ जाए तो उसके पहले भी द का प्रयोग जरूर किया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए इसका आंसर क्या बनेगा हमारा। इसका आंसर बनेगा कि द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। ये इसका राइट आंसर बनेगा। ये गलत है और ये इसका करेक्ट है। ये मतलब इनकरेक्ट लिखा था, ये इसका करेक्ट लिखा हुआ है। तो बहुत गौर से समझिएगा अच्छे से। मैं एक एक एग्जांपल आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। देखिए अगला नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हाजिर है। देखिए इसमें क्या गलती है। देखिए यहाँ पे ये लिखा है ऑनरेबल। तो देखिए कुछ शब्द होते हैं, जैसे एक शब्द होता है HOUR, इसको हम पढ़ते हैं आवर। क्या पढ़ते हैं? आवर। ध्यान से देखिएगा इसमें गलती कैसे होगी। इसके बाद एक शब्द होता है हमारा ऑनर, HONOUR, इसको भी हम ऑनर पढ़ते हैं। और एक ये जो शब्द लिखा है HONOURABLE, इसको पढ़ते हैं हम दोस्तों ऑनरेबल। ठीक है, और एक शब्द होता है HEIR, इसको पढ़ते हैं एयर। और एक शब्द होता है एच वाले में बता रहा हूँ, एक होता है HOUR, आवर। आवर हो गया, सॉरी, इसको हम नहीं लिखेंगे, हो चुका है ये। तो इनमें से कोई भी शब्द आ जाए तो इनके पहले हमेशा आयन का प्रयोग होता है। किस चीज़ का प्रयोग होता है? आयन का। अब मैं आपको बहुत थोड़े से समय में बता दूं कि जैसे कोई शब्द लिखा हो, उसका आप जैसे मैंने ये उच्चारण लिखा है, सभी का अर्थ नहीं लिखा है, उच्चारण ये सभी का लिखा है। अगर किसी शब्द के उच्चारण का पहला अक्षर आ से आएगा कोई भी हो तो आयन का ही दोस्तों प्रयोग होता है। ये बहुत ही ट्रिकी मैं बता रहा हूँ आपको। आप कोई भी शब्द लिखा हो उसका उच्चारण निकालो,
उसका पहला अक्षर आ से आ का आ रहा पहला अक्षर तो एन लगाया जाता है। इसका मतलब ये ऑनरेबल है तो इसके पहले एन होना चाहिए। तो इसका आंसर हमारा क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा ही इज एन ऑनरेबल मैन। ये इसका करेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से गौर से आप समझिएगा रूल को। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने है। देखिए इसमें लिखा है मोहन गिव मी एन यूजफुल बुक। तो देखिए यहाँ पर ये यूजफुल, देखो वॉवेल है यू, तो वॉवेल के पहले एन लगता है लेकिन इसमें नहीं लगेगा। हम मैंने बताया ना आपको कि आप कोई भी शब्द लिखा हो उसका आप उच्चारण निकालिए। इसका उच्चारण क्या होता है, इसको हम लिखते हैं यूजफुल। तो किसी शब्द के उच्चारण का अगर पहला अक्षर का से ज्ञा का हो, देखो ये पहला अक्षर का से ज्ञा का है। मैंने इसका एक वीडियो भी डाल दिया है, आप देख लीजिएगा। इसका एक वीडियो पड़ा है एन का प्रयोग का, तो देखिएगा अगर किसी शब्द के उच्चारण का पहला अक्षर का से ज्ञा का होता है तो वहाँ पे दोस्तों एन नहीं आता है, ए आता है। इसका मतलब है यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा मोहन गिव मी ए यूजफुल बुक। ये इसका आंसर बनेगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा ए एन का प्रयोग। अगर ये ना समझ में आ रहा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर आप वीडियोस में जाइए, ऑप्शन में जाइए वीडियोस में यूट्यूब के माध्यम से, और वहाँ पर मैंने एक आपको डाल रखा है ए एन का प्रयोग, इसी प्रकार समझाया, तो आप लोग देख सकते हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला नेक्स्ट रूल क्या है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिएगा दोस्तों, मैं एक बात बता दूं, करेक्ट इनकरेक्ट में पहली चीज़ तो मैं बता दूं। देखो पहले तो इसको अर्थ से निकाल लेते हैं। वी शुड हेल्प पुअर, इसका मतलब है हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। तो देखिए इसका मतलब है गरीबों, क्या मतलब है, गरीबों। तो गरीबों, और ये पुअर एक वचन है, तो और अर्थ में हमारा गरीबों आ रहा है। तो देखिए जो पुअर होता है दोस्तों, पुअर का बहुवचन पुअर से नहीं होता है, द पुअर होता है। और एक शब्द रिच का प्रयोग बहुत करेक्ट इनकरेक्ट में होता है, तो उसका भी बन जाता है द रिच, बहुवचन। मैं इतना बता दूं आपको दावे के साथ कि करेक्ट इनकरेक्ट में किसी भी वाक्य में पुअर और रिच लिख के आ जाए तो आप आंख मूंद कर द पुअर या द रिच कर दीजिए, वही उसका इनकरेक्ट होता है, तभी उसका वो हम करेक्ट बनाते हैं। तो देखिएगा इसका बनेगा वी शुड हेल्प द पुअर। तो क्या आंसर बनेगा इसका, वी शुड हेल्प द पुअर हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल बिल्कुल हाजिर है, बिल्कुल सेम वही चीज़ है। देखिए रिच आ गया और पुअर आ गया। रिच और पुअर आ जाए तो आप उसके पहले बस द लगा दीजिए, हो गया आपका आंसर। तो द रिच हेट द पुअर, बस इसका इनकरेक्ट था और ये इसका करेक्ट हो गया। तो अब ये बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा कि अगर करेक्ट इनकरेक्ट वाले वाक्यों में रिच और पुअर का प्रयोग कहीं आ जाए तो आप उन दोनों के पहले, शब्दों के पहले, या रिच आ जाए तो रिच के पहले, और दोनों है तो दोनों के पहले बस द लगा दीजिए तो वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है। देखिए गंगा इज ए होली रिवर। तो देखिए किसी भी नदी का नाम आ जाए तो उसके पहले द का ही प्रयोग किया जाता है, चाहे वो गंगा हो या यमुना हो या कोई भी नदी का नाम हो। तो देखिए बहुत ही ईजी है, इसमें हम बनाएंगे द गंगा इज ए होली रिवर। ये आपका आंसर बन गया। तो बहुत ईजी है, बिल्कुल कठिन नहीं है, बस आप रूल को अच्छे से फॉलो कीजिए। इसी वजह से मैंने बहुत छांट के रूल मतलब एग्जाम्पल रखे हुए हैं ताकि आपको बारीकी से मैं समझा भी सकूं। और इतना ध्यान रखिएगा वीडियो आप काटेंगे तो हो सकता है आपके डाउट रह सकते हैं, इस वजह से इत्मीनान से आप अगर 10 से 15 मिनट वीडियो में देते हैं तो आपको बिल्कुल करेक्ट इनकरेक्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए अगला नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, ही इज मेकिंग नॉइज। तो देखिए मैं बता दूं आपको, अगर मेकिंग लिखा हो, देखो 3 शब्द हैं, मेकिंग ए नॉइज, और एक शब्द होता है टेल ए लाई, और एक होता है स्पीक द ट्रुथ। ये 3 शब्द आप याद कर लीजिए। अगर वाक्य में मेकिंग और नॉइज दिया तो उसके बीच में ए का ही प्रयोग होगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या गलत है, ए नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब इस जगह मेकिंग ए नॉइज होना चाहिए। और अगर वाक्य में मान लो लिखा होता टेल और लाई तो उनके बीच में भी ए लिया जाता है। अगर वाक्य में स्पीक और ट्रुथ लिखा है साथ में तो इसका मतलब है कि उसमें द का प्रयोग बीच में उनके जरूर होगा। तो देखिए इसमें मेकिंग और नॉइज था तो इसका मतलब है मेकिंग ए नॉइज होता है, मेकिंग नॉइज नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा हमारा, इसका आंसर बनेगा ही इज मेकिंग ए नॉइज। ये इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं अगला रूल।
देखिए अगला एग्जाम्पल आपके सामने हाजिर है। देखिए धार्मिक पुस्तकें जो हमारी होती हैं, देखिए बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। धार्मिक पुस्तकें जैसे रामायण होता है, महाभारत होती है। धार्मिक पुस्तकों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। पेपर में आपके करेक्ट इनकरेक्ट में कोई धार्मिक पुस्तक का नाम लिख के आ जाए तो आप उसके पहले द लगा दीजिए, करेक्ट हो जाएगा। तो इसका बनेगा द रामायण इज ए होली बुक। ये आपका आंसर हो गया। तो आपको इतना ध्यान देना कि पुस्तकों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखो हमारा लिखा हुआ है जस्ट नीचे, उसी के मैंने एग्जांपल देखिए लिखा है द गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल। तो देखिए जब कोई धातु का नाम हो तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आपका मटेरियल नाउन में, मटेरियल नाउन के पहले द नहीं लगता है। जैसे मान लो हो गया आपका लोहा, सोना, चांदी और तांबा हो गया, इनके पहले द का प्रयोग, आर्टिकल का प्रयोग होता ही नहीं। तो इसका मतलब इसमें द गलत है। अगर इस द को आप हटा दीजिए तो ये आपका राइट आंसर लिखा है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल। क्या होगा? गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल। इसमें द जो है एरर में है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला जो एग्जाम्पल है एकदम हाजिर है आपके सामने। देखिए अगर किसी वाक्य में सीनरी शब्द आ जाए, फर्नीचर आ जाए या फिर हेयर शब्द आ जाए, इन तीन शब्दों में कोई भी शब्द आ जाए तो उनका बहुवचन नहीं बनता इन तीनों शब्दों का। अब पेपर में आपके क्या देखे आएगा? काउ सीनरी का सीनरीज लिखा होगा, फर्नीचर का जैसे ये देखो फर्नीचर से लिखा है इस वाक्य में, देखो यही एरर है। हेयर्स काउ लिखा हो तो आपको हेयर करना पड़ेगा। मतलब ये तीन शब्द बहुवचन के रूप में लिखे होंगे तो तुमको इनका एक वचन बना देना है। और जब ये एक वचन बन जाएंगे तो इनके साथ में सहायक क्रिया भी क्या होगी? एक वचन की आएगी। तो इसका मतलब इस वाक्य में देखो क्या एरर है, यहाँ पर फर्नीचर होना चाहिए। तो इसका बनेगा आंसर द ओल्ड फर्नीचर वाज, द ओल्ड फर्नीचर वाज डिस्पोज्ड ऑफ। ये इसका आंसर बनेगा। इतना ध्यान रखना कि ये तीनों शब्द बहुवचन के रूप में दे के आएगा आपको, तो आपको एक वचन कर देना है और सहायक क्रिया भी वहाँ पर फिर क्या हो जाएगी? एक वचन की हो जाएगी। ठीक है, आगे नेक्स्ट रूल देखिए जो भी लिखा है। देखिए हेयर जो शब्द दोस्तों होता है वो हमारा एक वचन होता है, बहुवचन नहीं होता। इसको आप नोटिस करिएगा, क्योंकि हम बालों को गिन नहीं सकते। अब आपके सर में कितने बाल हैं आप बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते हैं। तो ये जो हेयर शब्द होता है, हेयर माने बाल, इसका बहुवचन इसका भी नहीं बनता है। इसको भी एक वचन बनाते हैं और इसके साथ में सहायक क्रिया भी एक वचन की प्रयोग करते हैं। इसका मतलब इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा हिज हेयर हैज लग जाएगा, हैज टर्न्ड ग्रे। ये बनेगा इसका राइट आंसर। हेयर का बहुवचन नहीं बनता है, एक वचन बनाया जाता है और एक वचन के साथ में उसकी सहायक क्रिया भी क्या होती है? एक वचन की आती है। ठीक है, समझ गए होंगे आप अच्छे से। तो अगर अगला नेक्स्ट देख लीजिए। देखिए ये एक चीज़, ये आपका एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। विषयों का नाम अगर लिखा हो, कुछ विषय जैसे फिजिक्स है, जैसे आपकी एक होती है सिविक्स, एक जैसे होती है आपकी इकोनॉमिक्स, ठीक है, और एक होता है आपका मैथमेटिक्स। तो ये जो विषय के नाम होते हैं ये एक वचन होते हैं। ये भले ही इनमें यस लगा तो ये बहुवचन नहीं है। विषयों के नाम हमेशा ये एक वचन होते हैं, तो इनके साथ में सहायक क्रिया भी एक वचन की आती है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए? इज होना चाहिए। तो इसका बन जाएगा हमारा फिजिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो आप रूल समझिए, तरीका समझिए। विषय का नाम होगा तो एक ही वचन की सहायक क्रिया आएगी आपकी। अब वहाँ पेपर में ऐसे लिख के दे देगा, कहेगा आप करेक्ट कीजिए इसको, तो आप क्या करेंगे? विषय का नाम इनमें से कोई आ जाए, एक मैथमेटिक्स भी होता है, उनमें हमेशा क्या होता है? एक वचन की। मान लो यहाँ पे हैव होता तो हम हैज लगा देते, वेयर होता तो वाज लगा देते, एक वचन की सहायक क्रिया। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए अगला रूल जो भी है। देखिए दोस्तों इस एग्जाम्पल में न्यूज लिखा, देखने में आपको बहुवचन लग रहा है लेकिन न्यूज भी एक वचन होता है। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो अगर वाक्य में न्यूज शब्द का प्रयोग हो तो वहाँ पर भी एक ही वचन की सहायक क्रिया आती है। तो इसका मतलब इसका बनेगा द न्यूज ऑफ हिज डेथ इज नॉट ट्रू। ये बन जाएगा। बस इतना आपको ध्यान देना, बहुत ही छोटा सा रूल है, कोई बड़ा रूल नहीं है इतना। न्यूज शब्द एक वचन होता है तो सहायक क्रिया भी एक वचन की लगाई जाती है। ठीक है, तो आर की जगह क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। बस यही इसमें करेक्ट इनकरेक्ट है। आगे नेक्स्ट देख लीजिए आप।
जस्ट नीचे उसी के मैंने लिखा हुआ है। देखिए लिखा है इट इज़ मी हु कैन हेल्प यू। तो देखिए इसमें क्या एरर है, इसमें दोस्तों एरर ये है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद कभी ऑब्जेक्टिव केस नहीं प्रयोग होता है। जो ऑब्जेक्टिव केस होता है उसका सब्जेक्टिव केस लाया जाता है। इसका मतलब इसके स्थान पे क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से नोटिस कीजिएगा। सहायक्रिया के बाद कभी ऑब्जेक्टिव केस नहीं आते, मतलब ना तो मी लिखा जाएगा, ना तो हिम लिखा जाएगा, ना देम लिखा जाएगा, ना तो अस होगा, और ना ही क्या होगा, जैसे एक और भी होता है, जैसे मान लो एक हर भी होता है ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस नहीं आते हैं। अगर सहायक्रिया के बाद इनमें से कोई भी शब्द लिखा हो तो इन्हीं का सब्जेक्टिव केस आ जाता है। जैसे मी है तो आई आएगा, हिम होता तो ही आ जाता, देम का दे आ जाता, अस होता तो अस की जगह वी लिख देते, हर होता तो हर की जगह क्या होता, सी लिख देते। तो सहायक्रिया हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता है। ठीक है, उसका सब्जेक्टिव केस प्रयोग किया जाता है। तो इसका मतलब इसका आंसर बनेगा इट इज आई हु कैन हेल्प यू, ये इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, तो आप तरीके को अच्छे से नोटिस कीजिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। आगे देखिए नेक्स्ट आपका बिल्कुल हाजिर है एग्जाम्पल, देखिएगा बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल मैंने दिया है। देखो ये जो सेल्फ होते हैं, सेल्फ, देखिए इसमें गलती यही है, अगर किसी पजेसिव केस या ऑब्जेक्टिव केस में सेल्फ लगे हो तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। और ये जो सेल्फ वाले शब्द होते हैं ये कभी कर्ता के रूप में नहीं आते हैं। इनका जो सब्जेक्टिव केस होता है वो लिखते हैं, फिर लिखते हैं उनका, फिर उसको सेल्फ वाला शब्द लिखते हैं। मतलब कर्ता के रूप में कोई सेल्फ वाला शब्द नहीं आता है। और सेल्फ वाला जो शब्द होता है दोस्तों उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। आरपी का मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी वाक्य का कर्ता नहीं बनता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर वाक्य का कर्ता नहीं बनता है तो उसी का पहले सब्जेक्टिव केस, माई का सब्जेक्टिव क्या होता है, आई। अगर यहाँ पे योर सेल्फ होता तो यू आ जाता। जैसे आप यहाँ पे लिखा होता मान लो देम सेल्फ तो दे आ जाता, पहले सब्जेक्टिव केस आता है। सब्जेक्टिव केस के बाद जो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखा हो यहाँ पे सेल्फ वाला शब्द, उसका सब्जेक्टिव केस लिखते हैं, तब उसको यहाँ पे लिखते हैं, फिर आप पूरा उतारते। तो आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, ये बन जाएगा आपका। तो दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे मैंने आपको करेक्ट इनकरेक्ट में आज बताए हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, एग्जाम्पल समझ में आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर बने रहने के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।